अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18, ऑटम 21। पॉइंट नंबर 3 के नीचे जो लिखा हुआ है ना, वो सबके लिए कॉमन है। डायरेक्ट कॉस्ट 1 मिलियन वॉज इनकर्ड बाय SAL फॉर ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट्स, और मार्केट इंटरेस्ट रेट्स 15%। और पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो स्पेशल व्हीकल्स बेचता है वो 26 मिलियन की इसको कॉस्ट करती हैं और 30 मिलियन की बेचता है, और एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है। पॉइंट नंबर 1, 1 जनवरी 20 को एक 4 साल के लिए गाड़ी लीज पे दी है। इम्प्लिसिट रेट 10% है। अब ये वो वाली बात आगे जो कल सिखाई थी कि इम्प्लिसिट रेट भी है और मार्केट रेट भी है। पेमेंट 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, और वो अमाउंट कितनी है नहीं बताई तो रेंटल भी निकालना पड़ेगा। ये एक आगे बड़ा अच्छा पॉइंट है। मैंने आपको GRV लिखवाई थी, रेजिडल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी, या फिर लेसी की रिलेटेड पार्टी, या फिर थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। तो ये कोई लेसर ही का दोस्त था, लेसर का ही कोई जानने वाला था। अब जब लेसर के जानने वाले ने गारंटी दी है तो फिर ये GRV की डेफिनेशन में नहीं आ रही, इसलिए ये GRV नहीं है। अब देखें, अनरिलेटेड UN, इन दो लेटर्स की वजह से, ये जिसने नहीं ध्यान से पढ़ी होगी वो चीज़ें, तो बात ही बदल गई। तो GRV की डेफिनेशन में ये नहीं आ रही। GRV की डेफिनेशन में गारंटी गिवन बाय लेसी और इट्स रिलेटेड पार्टी, यानी लेसी की रिलेटेड पार्टी, और एनी थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। तो इसलिए ये डेफिनेशन में ना आने की वजह से ये GRV नहीं है, तो फिर UGRV। ये एक पॉइंट था इस सवाल में। बाकी रेंटर्स निकालेंगे तो वो इम्प्लिसिट रेट 10% पे निकालेंगे, जबकि बाकी सारा सवाल जो सॉल्व करेंगे वो 10 और 15 में से हायर 15 पे करेंगे। पॉइंट 1 में और जिन्होंने किया है इसमें यही पॉइंट बताने वाला था। पॉइंट 1 में आपने कुछ पूछना है तो पूछें। IDC 1 मिलियन का है, वो एक्सपेंस बन जाएगा। जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने, अच्छा किन्होंने, चलो फिर भी मेरी सोच से ज़्यादा है, ठीक है, शाबाश। पॉइंट 1 में कोई और एतराज़ नहीं। पॉइंट नंबर 2, 1 अप्रैल, अब ये वो महीनों पे जा रही है बात। 1 अप्रैल 20 को लीज पे लिया दिया है 3 साल के लिए। इम्प्लिसिट रेट 18, नीचे 15 आ रहा है, तो ये 18 ही लेके सवाल करेंगे। इंस्टॉलमेंट दे दी है इसलिए इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का मसला नहीं है, लेकिन सवाल सॉल्व 18% पे होगा, 15% पे नहीं होगा। और ये 7.14 मिलियन, ये वो BPO आ गया। और बस, लेकिन ये कि 9 महीने, तो स्केजल में जो पहली लाइन का इंटरेस्ट आएगा उसमें से हम 9 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। और पॉइंट 2 में आपने कुछ पूछना है तो पूछें, कोई नहीं, मसला नहीं। तीसरी लीज, चूँकि फाइनेंस की खेलते आ रहे थे शुरू से, तो इसमें बड़ा जज्बाती खेला है इसने, एग्जामिनर ने, और स्टूडेंट सोचे समझे बगैर इसको सोचेगा, देखेगा ही फाइनेंस लीज की नज़र से। पॉइंट नंबर 3 को वो देखेगा ही फाइनेंस लीज की नज़र से, क्योंकि सबसे पहले ही शक पड़ेगा जब बिल्कुल पहली लाइन पड़ी होगी, एज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, यहीं से ये फाइनेंस लीज बनती नज़र आती है। फिर उसके बाद जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो थे ही फाइनेंस लीज। तो इसलिए ज़्यादा शक यही था स्टूडेंट्स को, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यही किया होगा कि इसको फाइनेंस लीज समझा होगा। क्यों ऐसे नहीं? 1.5 ईयर,
1.5 साल की लीज है, इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है और ये 1.5 साल की लीज पे दे रहा है। और अगर पैसे भी देखें तो 1.5 साल में कितना को पैसा रिकवर कर रहा है? 18। यानी अपनी तो खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा है ये 26 मिलियन की कॉस्ट करती है उसको गाड़ी, और वो लेसी को बस 1.5 साल के लिए किराए पे दे रहा है और उसमें भी सिर्फ 18 मिलियन रिकवर कर रहा है। तो ये फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। तो इसलिए इस पे ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग होगी। पहली एंट्री जो कल पहले जो कल सवाल में मैंने ज़बानी बोली थी और दूसरे सेक्शन में लिख भी दी थी, इधर ज़बानी बोली थी कि एंट्री होनी चाहिए थी कि इन्वेंट्री से निकाल के इसको पीपीई बनाना है। तो वो इन्वेंट्री से निकल के पीपीई बन जाएगा। उसके अलावा ये बनते हैं 5 महीने, 5। तो इन 5 महीने की डेप्शन चार्ज होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए भी आए 16, तो कॉस्ट लेस रेजिडल वैल्यू, और ये रेजिडल वैल्यू है इसकी जो उसने अंदाज़ा लगाया कि 11 मिलियन का बेचेगा। तो कॉस्ट लेस आरवी ये है जो यूज़फुल लाइफ पे बांटनी है, और चूंकि इसका इरादा 2 साल बाद बेच देने का है तो फिर यूज़फुल लाइफ 2 साल। तो ये 5 महीने की डेप्शन चार्ज होगी, और जो रेंट इनकम है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बन जाएगी, और गुजरे ही चूंकि सिर्फ 5 महीने हैं तो बस सिर्फ 5 महीने की रेंट इनकम आ जाएगी, और पैसे चूंकि मिले नहीं हैं इसलिए वो रिसीवेबल बन जाएगा। ये लीज नंबर 3। हाँ जी, हाँ जी। आईडीसी भी है इसमें, तो वो इस पीपी के साथ मिलके, बैलेंस शीट के एक्सेट्स तो खैर मांगे नहीं है, एंट्रीज ही मांगी हैं, तो वो आईडीसी बन जाएगा एसेट, और उसको भी फिर इसी तरह से स्ट्रेट लाइन पे 1.5 साल में एक्सपेंस बना देंगे। 2 साल पे बनाया? 2 साल पे। हाँ जी, ये गलती हो गई। ये असल में आई कैप ने इसको 2 साल में किया हुआ था और मैंने वो गौर ही नहीं किया, इसको चेंज ही नहीं किया। नहीं, ये गलत है। ये आईएएस के बिल्कुल सीधे सीधे रूल के खिलाफ वर्दी है। ये अमेंडमेंट कर लें, ये ठीक कर लें गलती। ये चीज़ मेरी नज़र से भी स्किप हो गई। माई कैप का बाकी सोल्यूशन ठीक था, मैंने सिर्फ अपने तौर पे प्रेजेंट किया था उसको, और ये चीज़ मुझसे वाकई स्किप हो गई। चलो शुक्रिया भाई। ये फिगर ठीक कर लें। सेकंड लास्ट एंट्री 31 दिसंबर 20, ये जो आईडीसी की एंट्री है ये 1/2 नहीं होगा, ये 1/1.5 होगा। सेकेंड लास्ट एंट्री सॉल्यूशन में ये 1/2 नहीं होगा, ये 1.5 होगा। ये आईएएस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ओवर लीज टर्म, और ये आंसर क्या बन जाएगा? 0.28। ये 0.21 की जगह 0.28 बन जाएगा।
अच्छा, और ये रेंट इनकम 5 महीने बनेंगे, उनमें से पहले 3 तो इंटरेस्ट रेंट मिल भी जाएगा, वो तो वहीं से इनकम बन गया, क्योंकि 3-3 महीने बाद पैसे मिल रहे हैं ना। तो उसके बाद मज़ीद 2 महीने हैं जो हमें अप्रूव करने पड़ रहे हैं, तो जो क्वार्टर ख़त्म होने के बाद मिल गया वो तो पूरी वैसे ही इनकम बन गई 31 अक्टूबर को। और जो बाकी अभी 2 महीने गुजरे थे, नवंबर दिसंबर, उनके लिए फिर रिसीवेबल बना लिया आखिरी एंट्री। ऑटम 21 में कोई और सवाल? जी जी जी। हाँ, तो हमने तो डेप्रिसिएशन लेनी है ना, आरवी। हमें तो डेप्रिसिएशन के लिए आरवी चाहिए। ये ऑपरेटिंग लीज है ना, तो ऑपरेटिंग लीज में आरवी का लीज की कैलकुलेशन से तो ताल्लुक नहीं है। आप सवाल पूरा करें, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछना क्या चाह रहे हो, बताओ तो सही। देखो, ऑपरेटिंग लीज है, लीज से कमाई जाने वाली रेंट इनकम, आईडीसी को एक्सपेंस बनाना है, इन दोनों से आरवी का क्या ताल्लुक? रेंट इनकम सारी लीज पेमेंट्स डिवाइडेड बाय लीज टर्म, इनकम बना ली। आईडीसी लीज टर्म पे डिवाइड करके एक्सपेंस बना लिया। इसमें आरवी का क्या काम है? वो तो तब होता अगर आप इसको फाइनेंस लीज लेते थे, तो ये नहीं थी ना फाइनेंस लीज। अच्छा, ये हाँ, बाकी लोग भी सुन लें, ये जो फाइनेंस लीज होती है ना, इसमें हमने पढ़ा था फाइनेंसर लेसर और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर। ऑपरेटिंग लीज में ये तमीज़ नहीं पड़ी थी। तो वो जो डीलर है, अगर वो चीज़ फाइनेंस लीज पे बेचता है तो उसकी जो अकाउंटिंग सीखी थी वो एक्टिवेट होगी। अगर वो कोई एसेट ऑपरेटिंग लीज पे ले लेता है, तो ये जो ऑपरेटिंग लीज होती है ना, इसमें ये फ़र्क करने की ज़रूरत ही नहीं है कि फाइनेंसर लेसर है या डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है। लेसर बस लेसर होता है इसमें। तो सवाल में डीलर इसलिए कह दिया था क्योंकि बाकी दोनों फाइनेंस लीज थी। तीसरी लीज के लिए ये ज़रूरी ही नहीं है कि डीलर लेसर है या फाइनेंसर लेसर है, तो ऑपरेटिंग लीज में इनका फ़र्क नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग लीज में लेसर बस लेसर होता है। और इस ऑटम 21 के हवाले से कोई सवाल? ठीक है जी, लेसर ख़त्म। बुक्स ऑफ लेसी। बुक्स ऑफ लेसी, ज़्यादा FAR 2 में लेसर टेस्ट होता है, लेकिन ये भी हुआ है 2-3 दफ़ा। अच्छा, पहले तो जो डेफिनेशंस पहले पड़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या टर्म्स डेफिनेशन आज तक पढ़ी हैं? चल एक एक करके। क्या जी? लीज टर्म और लीज पेमेंट्स। पहले मुझे इसको पूरा लिखने देना। और हैं लीज इंसेंटिव, देख के बता दें बेशक, टेस्ट थोड़ी है। हाँ जी। ये सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी थी भाई। हैं जी, लीज की डेफिनेशन पढ़ी थी।
और मैंने जो डेफिनेशंस करके नंबरिंग करके बकायदा चीज़ें लिखी थी। इंसेप्शन ऑफ लीज, commencement, GIL, NIL, unearned finance income, implicit rate, IDC, और GRV तो खैर मैंने लीज पेमेंट्स के अंदर अंदर ही बताया था। और इतना ही था मेरे ख्याल में। जी पढ़ा था बस है। लेसी के लिए इनका कोई काम नहीं है। लेसी पढ़ते हुए कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज नहीं होती है। GIL, NIL, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, UGRV, ये लेसी में काम ही नहीं है इनके। ये चीज़ें लेसी के लिए भी वही हैं जो लेसर के लिए पढ़ी थी। ये डिफरेंट है, ये लेसी के लिए डिफरेंट है। तो जो अब तक चीज़ें पढ़ी थी ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी वो जो उधर ग्रुप बनाया है वो सब सेम है, और ये वाला ग्रुप ये लेसी के लिए है ही नहीं। तो पहले ये नोट करिए, फिर मैं आपको लीज पेमेंट्स और एक दो और हैं डेफिनेशन नई, वो पहले नहीं थी, पहले काम की नहीं थी लेसर के, तो ये बताता हूँ, और जो एक दो नई हैं वो बताता हूँ। पहले ये लिख लें। किसका जी? क्या? हाँ वो कहा था उन्होंने कि होगा, लेकिन आप तो आ गए हैं ना।
जल्दी जल्दी। हाँ भाई, नोटेड। अच्छा, अब जो एडिशनल या डिफरेंट डेफिनेशन हैं वो बताता हूँ। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स। अच्छा, अपने वो लेसर वाले नोट्स खोलिएगा, बहुत पुरानी बात है, उसमें मैंने लीज पेमेंट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। बताएं क्या शुरू से करवाई थी? लीज पेमेंट्स आर पेमेंट्स मेड बाय लेसी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोई एक दो लाइनें लिख के फिर कहा था कंप्राइजिंग ऑफ। कंप्राइजिंग ऑफ में मैंने नंबरिंग की थी, 2 3 4, ये की थी है, ए बी सी किया था। चलो जो भी, ए बी सी लिखा था। हाँ हाँ, पूछ रहा हूँ ना, ए बी सी लिखा था। छोटी ए बी सी लिखी थी, बड़ी ए बी सी लिखी थी? छोटी। फिर इसके बाद प्लस, है ना? ये प्लस एच छोटा लिखा था कि कैपिटल में लिखा था? कैपिटल में लिखा था। ये ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये था। आप भी ये लिखें, और इसी तरह से ये बी सी डी तक पूरा ना लिखें। यानी लेसर और लेसी में लीज पेमेंट्स का फर्क, वो उधर ही उधर ही, लीज पेमेंट्स का फर्क सिर्फ उस आखिरी लाइन का है। लीज पेमेंट्स में थी ना, ये 4 पॉइंट्स थे और मैंने पांचवा एक और चीज लिखी थी, और मैंने कहा उसको नंबर 5 नहीं था, आपको इसी तरह से तोड़ के बताया था कि ताकि एमसीक्यूज के लिए भी अच्छी शक्ल याद रहे। ये लाइन लिखी थी, कहा था कंप्राइजिंग ऑफ, उसमें 4 बातें थी, फिक्स्ड लीज पेमेंट्स थी, वेरिएबल लीज पेमेंट्स थी, बीपीओ था, टर्मिनेशन पेनल्टी थी। ये सब लेसर लेसी में सेम है, फर्क है इस आखिरी वाले प्लस का। ये प्लस तक पहुंचे पे आगे बताता हूं। ये रिफिल कर लें।
अच्छा, ये ना ज़रूरी नहीं होता कि मैंने अगर लाइन लगा के इधर लेफ्ट पे लिखा है तो आप भी अपने पेज के साथ ज़बरदस्ती करें और इधर लेफ्ट पे करें, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये बात। मेरे पास तो है जगह बहुत सारी, आपकी बाइंडिंग खोलें, नहीं सर मैंने लेफ्ट पे लिखा था, आप लेफ्ट पे लिखें, यहाँ तक। अच्छा, प्लस के बाद लिखें, प्लस अमाउंट, प्लस अमाउंट एक्सपेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल, प्लस द अमाउंट expected to be payable by lessee under residual value guarantee. Under residual value guarantee. अच्छा, इस जुमले का मतलब जो है ना वो दो तीन इसी के नीचे लिख लीजिएगा, दो तीन एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेसी गारंटी तो दे बैठा है 2 लाख की, लेकिन लेसी को भी लगता है कि मैंने बात तो कर दी है बड़ी, मुंह मेरा छोटा सा है, बात मैंने बड़ी कर दी है, लेकिन ये बिकना 1.5 लाख का है। जैसे ना एक सवाल था मैंने जो कल या परसों क्लास में किया था, परसों गालिबन, QAL का, QAL क्वार्ट्स, उसमें आप देखिएगा कि अगर लीज टर्म होती ना 4 साल तो एक्सपेक्टेड RV 150,000 थी, जबकि जो लेसी ने गारंटी किया हुआ था वो 360,000 था। अगर वो 4 साल ही रहते और लेसी का सवाल होता तो यहां 360 आ रहा होता, यहां 150 आ रहा होता। अब लेसी गारंटी ज्यादा कर बैठा है, लेसी को क्या लगता है उसको कल को कितने पैसे देने पड़ जाएंगे? 50,000, तो वो 50,000 यहां आएगा, प्लस अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, कि वो जो गारंटी कर बैठा है उसको क्या एक्सपेक्टेड है कि इस गारंटी के बदले उसकी जान छूटेगी या पैसे देने पड़ेंगे, तो जितने पैसे देने पड़ेंगे वो है जो यहां पर आखिरी लाइन में आनी है। तो वो होगा 1.5 लाख और 2 लाख का डिफरेंस। देखें, लेसी गारंटी कर गया है 2 लाख कि मेरी तरफ से गारंटी है ये 2 लाख का बिकेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका दिल घबरा रहा है क्योंकि उसको लगता है बिकना 1.5 लाख का है। अब चूंकि वो गारंटी ज्यादा की कर बैठा है तो उसको अभी ही अंदाजा लग रहा है ना कि कितने पैसे देने पड़ जाएंगे कि नहीं, कितने? 50,000। ये 50,000 है जो इस लीज पेमेंट की आखिरी लाइन लिखाई है मैंने। $150 नहीं देने हैं, उस 2 लाख गारंटी किए हैं। कल को अगर ये 180 का बिका तो 20 देगा, 240 का बिक गया तो कोई पैसे नहीं देगा। तो गारंटी उसने 2 लाख की है, लेकिन लेसी को अभी उम्मीद है कि ये बिकेगा 1.5 लाख का। अच्छा, ये कल को उम्मीद चेंज भी हो सकती है, वो आपके सिलेबस में नहीं, वो रीअसेसमेंट कहलाता है, रीअसेसमेंट। ये CFAP में है, रीअसेसमेंट, कि अगर कल को अंदाजा चेंज हो जाए तो। जी, लेसर की डेफिनेशन में इधर ये 2 लाख आएगा, लेसर की लीज पेमेंट्स में 2 लाख आएगा। जब लेसी का सवाल कर रहे होंगे, लेसी की बुक्स होगी तो उसमें यहां पर 50,000 आएगा। कौन सी? हाँ ठीक है, तो उसको लाख देना पड़ेगा। हाँ तो बताया है ना कि नहीं, एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल लीज पेमेंट्स में शामिल है, इसकी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा। और अगर लेसी को लगेगा कि ये अंदाजा बदल रहा है तो इसको रीअसेसमेंट कहते हैं,
इसमें फिर लेसी अपनी बुक्स में वैल्यू चेंज कर लेता है लायबिलिटी की, वो है नहीं FAR 2 लेवल पे, वो CFA 1 में है रीअसेसमेंट। इसमें है और चीज़ें, रीअसेसमेंट है, मॉडिफिकेशन है, वो FAR 2 लेवल पे नहीं है। जी वो कराऊंगा ना, अकाउंटिंग कराऊंगा अभी, बिल्कुल, क्योंकि वो जिम्मेदारी दे बैठा है ना, गारंटी कर बैठा है, ऑब्लिगेशन हो गई। हाँ वो अभी वैल्यू देखेंगे ना कि वैल्यू क्या रखेंगे, वो पीवी निकालेगा, अभी एंट्री कराता हूँ। लेकिन चूंकि ये जिम्मेदारी दे बैठा है, अब तो ये कह चुका है, अब तो इसने कमिटमेंट कर ली, और एक बार कमिटमेंट कर ले तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ लेकिन जज्बाती भी हो सकता है ना। देखें इसका फायदा हुआ ना लेसी को, फायदा क्या हुआ इसका लेसी को, आज रेंट कम बनेगा तो वो चांस ले लेगा, वो कहेगा चलो रेंट तो कम लेना, बाकी फिर बाद में देखेंगे, तो इसलिए लेसी गारंटी कर सकता है ज्यादा। तो ये जो डिफरेंस है ये लेसी की आज लीज पेमेंट्स में शामिल होगा। जी यानी अगर ये लेसी ने गारंटी ना किया होता तो फिर लेसी की बुक्स में ये लीज पेमेंट्स में ना आता। देखें लेसर में ना, लेसर में यहां GRV था कि लेसर को बस गारंटी मिल जाए, चाहे वो लेसी गारंटी कर दे, चाहे वो लेसी को कोई जानने वाला गारंटी कर दे, चाहे कोई थर्ड पार्टी, कोई और थर्ड पार्टी गारंटी कर दे, लेसर को बस मिल जाए सही गारंटी, वो लेसर की लीज पेमेंट्स में था। लेसी की लीज पेमेंट्स में क्या आना है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी। तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने लेसर को गारंटी किया था तो वो लेसर जाने और वो थर्ड पार्टी जाने, लेसी की लीज पेमेंट्स में आएगा वो पोर्शन नहीं। हाँ अगर लेसी की रिलेटेड पार्टी ने किया था तो वो देखना पड़ेगा कि उसने क्यों किया था, हो सकता है उसकी बात पे यकीन हो लेसर को और उसने सिर्फ बीच में पढ़ के कहा हो कि मैं जिम्मेदार हूं, और देने उसने लेसी से ले गई हूं, तभी वो बीच में पड़ा होगा ना, तो अल्टीमेटली लेसी को देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए यहां पर आएगा अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी। सिर्फ वो जो थर्ड पार्टी था वो लेसर की डेफिनेशन में तो आएगा GRV, यहां पर नहीं आएगा। वो मैंने मिसाल दी थी ना, गाड़ियों को कोई नया ब्रांड आ रहा है और वो बैंक को कहता है जी आप खुल के हमारी गाड़ियां लीज पे दें, हम गारंटी करते हैं, तो कर सकती हैं। अच्छा इसी तरह से एक और मिसाल देख लें, गारंटी 70,000 है और टोटल RV 1 लाख है, तो आज लीज पेमेंट में कितना आएगा, 0। क्योंकि लेसी को अभी ही लग रहा है कि उसको नहीं देने पड़ेंगे पैसे, तो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू पे 0। यानी अगर GRV ज्यादा है टोटल एक्सपेक्टेड RV से तो यहां पर प्लस आएगा। इन दोनों मिसालों से और भी मिसाल बना लें, 80-80 कर लें, 90 कर लें, लेकिन कंक्लूजन ये है कि अगर GRV टोटल एक्सपेक्टेड RV से ज्यादा है तो फिर ये लाइन आएगी, अगर ज्यादा नहीं है तो फिर ये लाइन नहीं आएगी। और इन दोनों मिसालों को लिखने के बाद एक नोट लिख लें कि हो सकता है सवाल में आपको बस GRV दी हो, बस टोटल एक्सपेक्टेड RV नहीं दी, फिर तो टोटल एक्सपेक्टेड RV को 0 मान लें। नहीं ये वीक अजम्पशन है, जितनी GRV की अमाउंट है उसी को टोटल मान लें, लेकिन ये बात आपने नोट में लिखनी होगी, नोट डिस्क्लोजर को नहीं कह रहा, ये आप वहां सोल्यूशन में नोट लिखेंगे। ये बात दोबारा सुनिए, अगर सवाल में आपको GRV बताई है बस और
टोटल एक्सपेक्टेड आरवी नहीं बताई, तो फिर आप एक नोट लिख दीजिएगा कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीआरवी ही के बराबर टोटल आरवी है, इसलिए एक्सपेक्टेड टू बी पेबल कुछ नहीं। लीज पेमेंट्स बस फी थी। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ये भी एक टर्म है। लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अच्छा, इसकी अंग्रेजी लिखवा देता हूं पहले, फिर समझाता हूं कि ये होता क्या है। पहले अंग्रेजी लिखें। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट that a lessee, it is the rate of interest that a lessee would have to pay, would have to pay to borrow under similar terms, under similar terms the funds to obtain, the funds to obtain, नहीं चल रहा है, the funds to obtain an asset, an asset of a similar value, of a similar value to the right of use asset, to the right of use asset. It is the interest rate, repeat कर रहा हूँ, that a lessee would have to pay to borrow under similar terms the funds to obtain an asset of a similar value to the right of use asset. ये राइट ऑफ यूज एसेट क्या होता है ये पढ़ना है, अभी आज बताता हूँ ये क्या होता है। जब राइट ऑफ यूज पढ़ लेंगे तो ही ये डेफिनेशन समझ आएगी। अभी आपको इतना समझा देता हूँ कि लेसी जो एसेट लीज पे ले रहा है, अगर वो उतनी ही अमाउंट का एसेट खरीदता और खरीदने के लिए लोन लेता, तो जो उस लोन पे इंटरेस्ट पड़ता, ये वो जो एसेट उसने लीज पे लिया है, अगर वो खरीदता लोन लेके और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ता, ये वो इंटरेस्ट है। इसका काम क्या है वो भी आएगा काम अकाउंटिंग में। लेसी को जो लोन मिलता, लेसी को जो लोन चाहिए होता,
इस एसेट को खरीदने के लिए उस पर जो इंटरेस्ट पड़ता ये वो है। चलें, ये दो काफी हैं। अब आते हैं लेसी की अकाउंटिंग पे। अच्छा, अब जो लेसी की अकाउंटिंग है ना, जो लेसी की बुक्स में लीज की अकाउंटिंग है, दो तरह की है। ये आईएस में नहीं नाम है दो तरह का, जो उसमें जो पहला नाम है वो पहला नाम मैं खुद दे रहा हूं। ये दो तरह की हैं। एक है नॉर्मल लीज अकाउंटिंग। अच्छा, आईएएस में इसको नॉर्मल लीज अकाउंटिंग नहीं कहा, मैं इसको वैसे नॉर्मल कह रहा हूं। आईएएस में एक लीज अकाउंटिंग बताई है जिसको मैं नॉर्मल साथ वर्ड लगा दिया, और एक और तरह की सिचुएशन है, मैं उसको एक्सेप्शनल कह रहा हूं। यानी ये दोनों नाम मेरे दिए हुए हैं। आईएएस में क्या है, एक बेसिक लीज की अकाउंटिंग है और फिर एक एक्सेप्शनल सिनेरियो में लीज की अकाउंटिंग है। तो मैंने आपको कह दिया नॉर्मल लीज अकाउंटिंग और एक्सेप्शनल लीज अकाउंटिंग। ये मैंने इस तरह से नाम दे दिए हैं, ये आईएएस में दोनों, लेकिन ये नाम इस तरह से मैंने दे दिए। एक नॉर्मल, जो भी लीज नॉर्मल लीज होगी ये वो अकाउंटिंग बता रहा हूं, और फिर कुछ स्पेशल सिनेरियोज हैं उनकी भी एक्सेप्शनल अकाउंटिंग आईएएस की तरफ से इजाजत है कि चाहो तो ये अकाउंटिंग कर लो, वो फिर उसको मैं एक्सेप्शनल लीज अकाउंटिंग कह रहा हूं। बाय डिफॉल्ट ये है, अगर इसमें जो चीजें पढ़ाऊंगा वो हुई सवाल में और कहा हुआ कि ये करना है तो ये, वरना बाय डिफॉल्ट लीज की अकाउंटिंग ये वाली। अगर एक्सेप्शनल वाली हुई सवाल में तो बताई होगी। बुक्स ऑफ लेसी, लीज की अकाउंटिंग। अच्छा, लेसी के लिए ना लीज लीज है, ये जब एक्सेप्शनल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसको छोड़ के लीज बस लीज है। लेसर उसको जरूर ऑपरेटिंग और फाइनेंस समझ रहा होगा, लेसी के लिए वो लीज है। यानी लेसी वो लीज जो लेसर ऑपरेटिंग लीज कह के अकाउंट फॉर कर रहा हो, चाहे फाइनेंस लीज क्या क्या अकाउंट फॉर कर रहा हो, लेसी की नजर में वो बस लीज है और वो उसकी एक ही अकाउंटिंग करेगा। ऑपरेटिंग और फाइनेंस ये लेसर के मसले हैं। जो एसेट लेसर लीज पे दे रहा है, ये लेसर ने सोचना था कि इसकी अकाउंटिंग ऑपरेटिंग लीज वाली करनी है कि फाइनेंस लीज वाली करनी है। लेसी के लिए बस सिर्फ लीज हो रही है और वो उसकी एक ही अकाउंटिंग करेगा। और वो एक ही अकाउंटिंग ये करेगा कि पहले कर लेते हैं रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। अगर ऑपरेटिंग लीज थी, लेसर की बात कर रहा हूं, तो लेसर क्या अकाउंटिंग कर रहा था, वो जो अंडरलाइंग एसेट था वो उसको अपना पीपीई कह रहा था, डेप्रिशिएट कर रहा था, और जो किराया मिल रहा था वो उसकी रेंट इनकम थी। यानी अंडरलाइंग एसेट लेसर की बुक्स में एज पीपीई था। फाइनेंस लीज में वो नहीं, लेसी नहीं पूछ रहा, लेसर पूछ रहा हूं। फाइनेंस लीज में
वो लेसर की बुक्स में पीपी नहीं रहा, वो सिर्फ रिसीवेबल बना के बैठा रहा, और जब उसने उसको पीपी नहीं कहा तो डेप्रिशिएट भी नहीं कर रहा था। यानी जो अंडरलाइंग एसेट है, गाड़ी है अगर, तो गाड़ी की बात कर रहा हूं। अंडरलाइंग एसेट अगर ऑपरेटिंग लीज थी तो वो गाड़ी इज्जत के साथ लेसर की बुक्स में थी और डेप्रिशिएट हो रही थी। फाइनेंस लीज थी तो लेसी नहीं पूछ रहा लेसी की बुक्स में, ये ना कहें कि गाड़ी की फिक्र छोड़ दे के अच्छा फिर इस गाड़ी को लेसी रखेगा, नहीं, मैं सिर्फ लेसर पूछ रहा हूं। जब ऑपरेटिंग लीज थी तो लेसर ने उस गाड़ी को पीपी कहा और डेप्रिशिएट करेगा, और फाइनेंस लीज थी तो पीपी नहीं कहा। या तो वो पीपी कह रहा होगा ऑपरेटिंग लीज है, या उसको पीपी नहीं कह रहा होगा क्योंकि फाइनेंस लीज है। इन दोनों केसेस में लेसी की बात कहेगा, और वो लेसी ये कहेगा कि जब तक लीज है तब तक मेरा वो एसेट यूज करने का हक है, वो इस हक को एसेट बनाएगा। दोबारा सुने, जो गाड़ी लीज पे दी है, लेसर ने अगर ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो वो उस गाड़ी को पीपी अपनी बुक्स में रखेगा, और अगर फाइनेंस लीज पे दी है तो अपनी बुक्स में पीपी नहीं रखेगा। इन दोनों केसेस में लेसी के पास क्या हक है? गाड़ी का मालिक बन गया, फिर उसके पास हक है कि वो यूज करेगा कितना अरसा? लीज टर्म। तो लेसी की नजर से चाहे लेसर वो ऑपरेटिंग लीज कह के भेज रहा हो, चाहे फाइनेंस लीज कह के भेज रहा हो, लेसी को सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी है और मुझे वो गाड़ी यूज करने का हक मिला हुआ है। तो इन एनी केस वो उस हक को एसेट कहेगा, गाड़ी को एसेट नहीं कहेगा। अगर एंड पे गाड़ी की ओनरशिप लेसी को मिल जानी हो तो फिर भी वो एंड पे ही गाड़ी बनेगी, लीज टर्म में वो गाड़ी नहीं बनेगी। तो लीज टर्म के दौरान लेसी उस हक को एसेट कहेगा, गाड़ी को एसेट नहीं कहेगा। अच्छा, मजे की बात, वो उस हक को एसेट कहेगा तो वो एसेट बुक्स में आएगा गाड़ियों के साथ ही, वो बुक्स में गाड़ियों के साथ उठे बैठेगा, लेकिन नाम राइट ऑफ यूज इस्तेमाल हो रहा होगा, आएगा पीपी में, लेकिन नाम होगा उसका राइट ऑफ यूज। अच्छा, चूंकि दोनों सिनेरियोज में, यानी चाहे लेसर उसको ऑपरेटिंग लीज कह के दे रहा हो, चाहे फाइनेंस लीज कह के दे रहा हो, लेसी की बुक्स में एक ही बात होगी, क्या? राइट ऑफ यूज को एसेट कहेगा। तो फिर अब अगली बात कि किस अमाउंट पे कहेगा? तो वो उस अमाउंट पे कहेगा जो उसने उस हक के लिए पैसे देने हैं। अगर तो वो पैसे कई ईयर्स तक फैले हुए हैं तो फिर डिस्काउंटिंग कर ली जाएगी। तो इसलिए एट कमेंसमेंट ऑफ लीज लेसी राइट ऑफ यूज नाम का एक एसेट डेबिट करेगा, और सारे पैसे अभी दे दिए तो फिर कैश क्रेडिट तो नहीं है, लेकिन देने हैं तो वो लीज लायबिलिटी नाम की एक लायबिलिटी बना लेगा। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और इस डेबिट क्रेडिट की जो अमाउंट रखेगा वो अमाउंट होगी पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स, पीवी ऑफ जीआईएल नहीं, ये लेसर की चीजें थी। पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट implicit rate। if implicit rate is not known to lessee, यानी अगर लेसर उसको नहीं बता रहा, लेसर नहीं बता रहा उसको कि implicit rate कितना है, देन ये जो यहां लिखा था मैंने, लेसीज
मेंटल बोरोइंग रेट विल बी यूज्ड। तो लीज की कमेंसमेंट पे लेसी अपने पास एक राइट ऑफ यूज नाम का एसेट डेबिट करेगा और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करेगा, और इस एंट्री की अमाउंट होगी पीवी ऑफ लीज पेमेंट डिस्काउंटेड एट इम्प्लिसिट रेट। रेट, ये रेट है, रेट का वर्ड मिस हो गया, रेट, इम्प्लिसिट रेट, इम्प्लिसिट रेट। और अगर इम्प्लिसिट रेट लेसी को नहीं पता, यानी आपको सवाल में दिया हुआ है लेकिन साथ ये लिखा हुआ है कि लेसी को नहीं पता था, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। और अगर सवाल में दोनों ही गिवन है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि लेसी को नहीं पता था, तो फिर इम्प्लिसिट रेट। तो इम्प्लिसिट रेट यूज होगा, लेकिन अगर लेसी को नहीं पता इम्प्लिसिट रेट, फिर ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज होगा। जी हाँ जी, वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में बताता हूँ आगे। जी जी, हो सकता है वो कहीं नहीं जाओ, नहीं बताता, तुम्हें क्या लगे थे मेरा पर्सनल मामला। इम्प्लिसिट रेट की डेफिनेशन थी कि जिस पे पीवी ऑफ जीआईएल फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर आ जाए। और ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि लेसर ने अकाउंटिंग करनी थी। अब वो लेसी को नाम बताए, मर्जी उसकी, नहीं बता रहा। नहीं नहीं, एक है कि उसने वैसे ही रेंटल कैलकुलेशन अच्छा ये बाकी लोग भी सुनिए, हमने सवालों में रेंटल कैलकुलेशन कौन से रेट के तहत इस्तेमाल की? इम्प्लिसिट रेट। क्योंकि आईएएस ने इम्प्लिसिट रेट को डिफाइन किया है, इम्प्लिसिट रेट कि ये वो रेट होता है जिसपे पीवी ऑफ जीआईएल फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी के बराबर आ जाए। ये आईएएस ने डिफाइन किया, और उसकी रीजन लॉजिक ये थी कि लेसर की जेब से जो आज जा रहा है और जो टोटल जेब में आ रहा है, इन पूरे का डिफरेंस उसकी इनकम है। कोई ऐसा जादुई रेट बनाया जाए जो उस इनकम को ओवर द लीस्टम फैला दे। ये मकसद था आईएएस का। लेसर की जेब से आज जितने पैसे जा रहे हैं और कल को टोटल जितने आ रहे हैं, फाइनेंस लीज हुई तो ज्यादा ही आ रहे होंगे ना, तो जब ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट इनकम है। तो इम्प्लिसिट रेट सिर्फ आईएएस की तरफ से एक रेट क्रिएट किया गया है ताकि अकाउंटिंग हो, और उस अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या रखा कि ये जो सारा डिफरेंस है क्या करें इसको, ये ओवर द लीस्टम फैल जाए बस। तो ये स्पेशली अकाउंटिंग के लिए बनाया गया एक रेट है। ये तो हम सवालों में रेंटल कैलकुलेट करने के लिए इम्प्लिसिट रेट लेते हैं। क्या असल में लेसर ऐसे ही रेंटल कैलकुलेट करता होगा? नहीं, लेसर जैसे भी रेंटल कैलकुलेट करता है, हो सकता है वो मार्केट को देख के फैसला करता है, हो सकता है वो देखता हो कि मार्केट में बाकी सब लोग इसी गाड़ी का 25,000 रुपये ले रहे हैं, चलो मैं 24 कर लेता हूं। क्या पता वो इस तरह सोचता हो, क्या पता वो सिर्फ प्राइस और उसके अंदर अपने ऑफिस के 50 और खर्चे डालता हो, बिजनेस है ना, उसकी मर्जी, और फिर उनके ऊपर एक परसेंटेज लगा के रेंटल कैलकुलेट करता हूं, बिजनेस की मर्जी। तो असल में लेसर जो रेंटल कैलकुलेट करता है वो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी कैलकुलेट करें। हम एज अ स्टूडेंट इम्प्लिसिट रेट इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये आईएएस की डेफिनेशन का एक हिस्सा है। और ये क्यों बना है? सिर्फ इसलिए कि लेसर इंटरेस्ट इनकम की अकाउंटिंग सही कर ले। तो अब ये उसकी जाती अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है, तो वो ना बताए लेसी को, कहे नहीं बताता हूं। तो अगर लेसी को ये नहीं पता तो फिर लेसी ने अकाउंटिंग तो करनी है ना, तो फिर वो इसके ऊपर अकाउंटिंग करेगा। एट कमेंसमेंट ऑफ लीज। अच्छा, अब इसके पॉइंट 2 की बजाय इसको मैं नोट कह देता हूं, क्योंकि ये बहुत कम ही होने के चांसेस हैं, बहुत कॉमन नहीं है, तो उसको मैं नोट की शक्ल में इसी के नीचे कह देता हूं। पॉइंट 2 नहीं कहता, इसी के नीचे एक नोट कह देता हूं। ये एंट्री कब होनी है?
हो सकता है कि लेसी ड्यू टू एनी रीजन कुछ पैसे इससे पहले ही पकड़ा चुका हो लेसर को, हो सकता है। ये एंट्री तो हो रही है कमेंसमेंट पे, हो सकता है लेसी इससे पहले ही कुछ पैसे दे चुका हो, कुछ 10-15 दिन पहले, महीना पहले, हो सकता है। डाउन पेमेंट भी हो सकती है। तो अगर लेसी इससे पहले पैसे दे चुका हुआ है तो वो तो पैसे दे चुका, क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा? कैश, पैसे दे दिए कैश। तो वो जो इससे जस्ट पहले पैसे दे चुका वो भी डेबिट किस में होंगे? इसी राइट ऑफ यूज में, क्योंकि इसी हक के लिए तो वो पैसे दिए हैं। उनकी अमाउंट क्या होगी? डिस्काउंटिंग नहीं, जितने पैसे दिए होंगे। तो जितने पैसे दिए होंगे अगर इससे, अच्छा ऐसा नहीं होगा कि इससे कुछ 17 साल पहले पैसे दे दिए होंगे, दिए को महीने 1.5 महीने पहले ही होंगे, बहुत पहले नहीं दे दिए होंगे। तो जितने भी पैसे इससे पहले दिए थे वो दिए तो इस हक के लिए ही थे, इसलिए वो राइट ऑफ यूज में डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो नोट में लिख लें, एनी पेमेंट मेड, any payment made before commencement date any payment made before commencement date shall also be debited to right of use, shall also be debited to right of use। और उसके नीचे चले एंट्री भी कर ले। अच्छा सॉरी, एनी पेमेंट लिखा है ना? नहीं, एनी लीज पेमेंट, वरना वो पेमेंट तो हो सकता है वो वैसी को पुराने हिसाब किताब देना हो, या तो एनी लीज पेमेंट। जी बोलिए। देखें, लीज लायबिलिटी तो क्रेडिट ही कमेंसमेंट पे होगी, उससे पहले तो वो अकाउंटिंग में लायबिलिटी नहीं ला रहा। अगर पहले ही कोई पैसे दे दिए तो फिर तो पैसे ही दे दिए ना, फिर तो कैश क्रेडिट हो गया, और फिर वो उसका डेबिट डायरेक्टली राइट ऑफ यूज में कर लेगा। लायबिलिटी तो बनी नहीं, लायबिलिटी तो बननी ही कमेंसमेंट पे। क्या हुआ? लेकिन है वो इसी के लिए ना, जैसे अगर हमको प्लांट खरीद रहे हैं और प्लांट खरीदने के लिए कुछ पैसे उसको 15 दिन पहले ही दे दिए हैं, तो अल्टीमेटली तो वो प्लांट की कॉस्ट में ही आने हैं ना। फिर वो प्लांट हम तक पहुंचेगा फिर इंस्टॉल होगा, फिर उसको प्लांट पूरा ऐसे डेबिट करेंगे। तो जो 15 दिन पहले थोड़े से पैसे दिए थे तो आने तो अल्टीमेटली प्लांट की कॉस्ट में ही। तो इसलिए जो पैसे उसने दिए हैं तो वो इस राइट के लिए। अच्छा, इसके अलावा लेसी आईडीसी भी पे कर रहा होगा, या बस लेसर ही पे करता है आईडीसी? नहीं, लेसी भी पे कर सकता है। मिसाल, किराए पे रहते हैं तो किराए पे घर लेने के लिए डीलर को कमीशन मालिक मकान भी देगा, किराएदार भी देगा, डबल कमीशन जाती है उसको। तो लेसी की जेब से भी खर्चा हो सकता है। तो लेसी जो आईडीसी पे कर रहा होगा, क्या डेबिट करे इसको? अच्छा जी, चले, लेसर क्या करता था? जो आईडीसी पे करता था ऑपरेटिंग लीज, उसको वो ओवर लीज टर्म एक्सपेंस बनाता था ताकि लीज इनकम से मैच हो सके। फाइनेंस लीज में क्या करता था? रीज, अगर वो फाइनेंसर लेसर था तो वो रिसीवेबल में डेबिट कर देता था और फिर अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट को खा जाता था। डीलर लेसर था तो फॉरेन एक्सपेंस बना लेता था। लेसी इस आईडीसी को क्या करे? फॉरेन एक्सपेंस बनाए। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, ये राइट ऑफ यूज उठे बैठेगा पीपी के साथ, यानी इसके साथ सलूक पीपी वाला होगा, क्योंकि है तो गाड़ी ना। बेशक नाम उसका राइट ऑफ यूज रखा है लेकिन है तो वो गाड़ी।
चाहे वो किराए की गाड़ी है चाहे खरीदी हुई गाड़ी है, वो तो बिजनेस में एक जैसी यूज रही है। चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हुई है, चाहे वो किराए पे ली हुई प्लांट एंड मशीनरी है, वो तो एक ही जैसी यूज रही है। तो इसलिए आएगा ये पीपीई में। अच्छा जी, इस आईडीसी को जो लेसी पे कर रहा है क्या अकाउंटिंग करनी चाहिए? ओवर द पीरियड एक्सपेंस बना ले। लेसी आईडीसी इनकर ही क्यों कर रहा है? ताकि उसको राइट ऑफ यूज मिल जाए, तो कोई खर्चा एसेट खरीदने के लिए ज़रूरी हो तो उसकी कॉस्ट का ही हिस्सा बनता है, तो ये राइट ऑफ यूज में ही डेबिट होगा। क्योंकि राइट ऑफ यूज नाम का एक एसेट बनने लगा है जो पीपी है, तो ये खर्चा इसलिए क्या था ताकि वो राइट मिल जाए, तो ये तो एसेट को खरीदने के लिए ज़रूरी खर्चा है, इसलिए उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा। यार कॉपियर कितने बजे आ जाता है अंदाजा? अंदाजा है कॉपियर कितने बजे आ जाता है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप आ गए शॉप पे? अच्छा, तो ये जो मैंने अभी व्हाट्सएप किया है ये हो जाएगी कॉपी अभी? अच्छा अच्छा, चल ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मेरे ख्याल में ग्रुप अब काफ़ी फल फूल गया है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं सारे कि नहीं हैं? मैंने एक कागज़ वो भी कॉपी देनी थी लेकिन वो कॉपियर नहीं आया, तो मैं ग्रुप में आपके ये कॉपी कागज़ रख देता हूँ, ये आपने आज पढ़ना है। ये ना मैं एक सवाल दे रहा हूँ, ये सी फैप की एक चीज़ है, मैं एहतियातन इसको करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाह रहा। वो ये है कि लेसर ने ज़मीन और बिल्डिंग दोनों लीज पे दी। अच्छा, दोनों लीज पे देने से लीज क्या पूरी की पूरी फाइनेंस समझी जाए, या पूरी की पूरी ऑपरेटिंग समझी जाए, या लैंड का पोर्शन अलग कर लें बिल्डिंग का अलग कर लें? क्योंकि लैंड की लाइफ तो बहुत सारी होती है, अब उस बहुत सारी लाइफ में से थोड़े से अरसे के किराए पे दे रहे हैं, तो वो फाइनेंस तो बहुत कम चांस है, वो ऑपरेटिंग ही होगी, जबकि बिल्डिंग हो सकता है फाइनेंस हो। तो ये एक सवाल दे रहा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ के आएंगे ना, सोल्यूशन देख आएंगे, नहीं आप सवाल से देखें उसका सोल्यूशन समझें, एक बार ये चीज़ आप कैलकुलेशन देखेंगे, फिर मैं इसकी शान में कुछ 4-5 अंग्रेजी की लाइनें अगली क्लास में लिखवा दूंगा। तो कॉपी मैंने देनी थी लेकिन वो कॉपियर भी है नहीं, तो मैं आपके जो इधर जीटी का ग्रुप है, जीटी कैंपस का, उसमें मैं डाल देता हूँ ये। और आप जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ये आपका ना मैं लेक्चर 27 का रेफरेंस देके तो कागज़ आपके कोर्स में रख देता हूँ। अच्छा, आप एक काम करें कि कोई ना उस ग्रुप में मैसेज करे, ताकि वो ग्रुप मेरे सामने आ जाए तो मैं उसमें, क्योंकि उस ग्रुप का नाम गारंट नहीं लिखा हुआ मुझे लगता है। ये मैंने बॉयज़ को नहीं कहा, ये हेलो हेलो मुझे ना करने लग जाए, नासिर अब्बास हेलो, ये क्या बोल? आपके ग्रुप में तो मैंने गार्ड डाउन लिखा हुआ है, वो मुझे पता है, इनमें नहीं लिखा हुआ था हेलो।
ठीक है, आगे ग्रुप में जो जो भी ग्रुप में ऐड हो, ये कागज़ पढ़ आएंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ के आएंगे तो ना सही, मैंने तो बता दिया। अच्छा, इसमें इनिशियल मेजरमेंट में भी हैं एक दो पॉइंट्स और हैं, नहीं इंशाल्लाह करनी अभी, उनमें से एक तो समझा रहा हूँ, दूसरा मैं सिर्फ है बैग पैक कर दी। चले यहाँ से ऑनवर्ड में कल चलता हूँ, इसको सब्सिक्वेंट भी पूरा करा के ना कल इसका सवाल कराता हूँ मैं। और लेसी में अब मेहनत कम है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन उसी तरह से लीज स्केड्यूल बनेगा और सब वैसे जैसे पढ़ चुके हुए हैं, तो इसलिए बस चीज़ें पूरी करके अब सवाल ही कराना है इसका। तो कल इंशाल्लाह इसकी चीज़ें पूरी कर दूंगा, सवाल तक पहुंच पाए तो ठीक है, चीज़ें इंशाल्लाह पूरी करके फिर सवाल बेशक परसों हो जाएगा, तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी। ये जो कागज़ दिया है नहीं पढ़ के आया तो मेरी तरफ से हो गया, फिर मैं कल डिस्कस भी नहीं कर रहा, हो गया, बस हो गया। कोई बात कल मैंने की हो, माँ बाप की बात की थी। अच्छा जी, हम अपनी ज़िंदगी, और आप लोग ना बड़ी उम्र में तो ये ज़्यादा मामला नहीं रह जाता, आप लोग नए नए जवान होते हैं ना, तो आपकी उम्र में ज़्यादा मसला होता है। सब इंसानों में सबसे बुरा बर्ताव माँ के साथ कर रहे होते हैं, और वो लग रहा होता है कि नहीं नहीं हम तो लाड में कर रहे हैं, लेकिन वो बदतमीजी बेदबी हो रही होती है। बुखारी 5971, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। अच्छा, ये नहीं, इसका 3 मायने नहीं थी उसकी। उसने पूछा उसके बाद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। तो अच्छे सलूक में माँ की इतनी टॉप रैंकिंग है कि पहली 3 पोजीशंस माँ की रखी हैं, उसके बाद अब्बा जी का नंबर आ रहा है, और ये बात हो रही है सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक का हकदार कौन है। तो हमारा जो लोगों के साथ सलूक है उसमें सबसे बेस्ट सलूक माँ के साथ होना चाहिए। और इससे अब्बा जी को डाउनग्रेड नहीं किया गया, ये अल्लाह को भी पता है कि अब्बा के साथ तो मोस्टली ठीक ही होते हैं, माँ के साथ हालात ख़राब होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए 3 दफ़ा माँ का नाम लिया गया। चलिए कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।